सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द इमिटेशन गेम के बारे में। ये कहानी है एक मास्टरमाइंड मैथमेटिशियन की, जिसने एक ऐसी मशीन बनाई कि वो सारे नाजियों के प्लान को जान सकता था, जिसने पूरे विश्व युद्ध के रूप को बदल करके रख दिया। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने 1951 का दृश्य आता है और ये जगह होता है मैनचेस्टर, इंग्लैंड। तभी हम देखते हैं MI6 के हेडक्वार्टर को, जहाँ पर एक खबर आती है कि एलन ट्यूरिंग के घर पे चोरी हुई है। अगले दिन ये 2 डिटेक्टिव वहाँ पे पहुंच जाते हैं और उससे पूछताछ शुरू कर देते हैं। इन बातों को सुनने के बाद एलन हंसता है और कहता है कि अगर वो चोर आप लोगों के सामने भी आ जाए तब भी आप लोग उसे नहीं पहचान पाएंगे। इन बातों को सुनने के बाद ये दोनों गुस्सा होकर के बाहर आ जाते हैं, लेकिन अब यहाँ से इन लोगों को शक होना शुरू हो जाता है कि एलन इन लोगों से जरूर कुछ छुपा रहा है, इसीलिए वो कोऑपरेट नहीं कर रहा। अब यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में और हमारे सामने आता है 1939 का दृश्य। हम देखते हैं कि विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। जर्मनी और ब्रिटेन दोनों आपस में लड़ रहे हैं। एलन की उम्र महज 27 साल है। एलन पहुंचता है MI6 के हेडक्वार्टर में। तब उसकी मुलाकात होती है कमांडर डेनिस्टन से। डेनिस्टन के सामने रेज्यूमे पड़ा हुआ है एलन का। पूरे रेज्यूमे को देखने के बाद वो कहता है कि मुझे इस बात को मानना पड़ेगा कि तुम एक मास्टरमाइंड हो। अब यहाँ पर हमें पता लगता है इनिग्मा नाम के एक मशीन के बारे में, जिन्हें जर्मन्स ने बनाया है, जिससे वो खुफिया संदेश पूरे दुनिया में भेजते हैं कि अगला हमला उन्हें कहाँ पर करना है, और बड़े आसानी से हमला भी कर लेते हैं और किसी को इस बारे में कानो कान खबर नहीं होती। सबको पता है कि जर्मन्स गुप्त संदेश भेजते हैं, मगर कोई भी उसे डिकोड नहीं कर पाता और इस बात पे जर्मन्स को फख्र है। पूरी दुनिया इस गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई है, मगर किसी में भी इतना दम नहीं है कि वो उस चीज को ब्रेक करके पता लगा सके कि आखिर संदेश क्या होता है, ये पजल है क्या। और इसी काम के लिए अभी एलन आया हुआ है डेनिस्टन के पास। उसका मानना है कि वो उस गुत्थी को सुलझा सकता है। तब डेनिस्टन हंसता है और कहता है कि तुम शायद इतने भी बड़े मास्टरमाइंड नहीं हो। इनके बीच ऐसे ही बहस होती रहती है। अंत में डेनिस्टन मना कर देता है। तब एलन नाम लेता है इनिग्मा मशीन का। इस बात को सुनने के बाद डेनिस्टन चौंक जाता है, क्योंकि इस मशीन का लोगों को नाम तक नहीं पता। अब डेनिस्टन को भरोसा हो जाता है कि आदमी अपनी पूरी रिसर्च करके यहाँ पर आया है। डेनिस्टन काम दे देता है एलन को कि वो उन सारी गुत्थियों को सुलझाए। उसे एक पूरी की पूरी टीम मिलती है, जिस टीम को लीड करने वाला है अलेक्जेंडर नाम का आदमी। अब डेनिस्टन इनके सामने ला करके इनिग्मा मशीन को रख देता है और कहता है कि यह मशीन बहुत ही खास है जर्मन्स के लिए। रोज सुबह 6 बजे इस पे संदेश आता है और रात के 12 बजे तक सारी चीजें बदल जाती हैं, क्योंकि वो लोग उस संदेश को डिकोड कर लेते हैं। अब कोड भी बदल चुके होते हैं। अगले दिन कोई भी उसे और डिकोड नहीं कर सकता और यही उनकी मास्टर प्लानिंग है। एक कोड को सुलझाने के लिए लोगों के पास ज्यादा वक्त नहीं होता। सुबह 6 बजे से लेकर के रात 12 बजे के बीच उस कोड को सुलझाना है, लेकिन इस कोड में लाखों पॉसिबिलिटीज है, जिन पॉसिबिलिटीज को निकालने में सालों लग सकते हैं। इसी बीच यहाँ पर एक और ऑफिसर आता है जिसका नाम है स्टुअर्ट। उसे पता लग गया है कि एलन ने दावा किया है कि वो इस मशीन की गुत्थी को सुलझा लेगा। वो उससे कहता है कि इस मशीन की वजह से हमारे हजारों लोग मारे जा चुके हैं और शायद हजारों और मारे जाएंगे। हर रोज इसमें संदेश आता है और नरसंहार की शुरुआत हो जाती है। सारे फसाद की जड़ ये मशीन ही है, तो अगर आपने इसे सुलझा दिया तो आप लाखों लोगों की जिंदगियां बचा लेंगे। इतना कहने के बाद स्टुअर्ट यहाँ से चला जाता है और ये सारे लोग काम पे लग जाते हैं इस गुत्थी को सुलझाने के लिए। लेकिन जब ये लोग एक संदेश को सुलझाने के लिए बैठते हैं, तब सारी पॉसिबिलिटीज को देखने के बाद इन्हें अंदाजा होता है कि हजारों साल लग सकते हैं एक संदेश को डिकोड करने में, अगर वो खुद से डिकोड करने बैठे। मगर सारे लोग ऐसे ही काम में लगे रहते हैं। थोड़े समय के बाद कुछ लोग कुछ संदेशों को डिकोड करके पहुंचते हैं एलन के पास। एलन उन संदेशों को देखता भी नहीं और कहता है कि ये सही गलत कुछ भी हो सकता है, ये महज एक बार का इत्तेफाक है कि तुमने डिकोड कर लिया। हर बार ये एक्यूरेट नहीं होगा। ये सारे के सारे संदेश एक मशीन के द्वारा भेजे जा रहे हैं, तो इसे डिकोड करने के लिए भी हमें एक मशीन ही चाहिए होगी। कोई भी इंसानी दिमाग इसे हर बार डिकोड नहीं कर पाएगा, वो भी 18 घंटे के अंदर। मैं एक मशीन बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। इन सारी बातों को सुनने के बाद सारे लोग कहीं ना कहीं ऑफेंड हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से एलन इस बात को रखता है, किसी को भी ये बात पसंद नहीं आती। उन्हें लगता है कि एलन उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। एलन उनकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता, मगर उन्हें ये बात पता नहीं कि एलन एक इंट्रोवर्ट आदमी है। वो ज्यादा लोगों से घुलता मिलता नहीं है, वो अपनी ही दुनिया में रहता है, इसीलिए उसके बात करने का लहजा ऐसा बन गया है। एलन को अब कैसे भी मशीन बनानी है, लेकिन मशीन बनाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी और इक्विपमेंट्स की भी। वो सबसे पहले बात करता है अपने टीम के लीडर से और उसे पूरी बात बताता है, जिसका नाम है अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर मना कर देता है कि उनके पास इतनी फंडिंग नहीं है। तब एलन भागता हुआ पहुंचता है डेनिस्टन के पास और उसे पूरी बात बताता है। डेनिस्टन कहता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है। एलन कहता है कि आप लोगों को ये बात समझ में क्यों नहीं आती। वो सारे संदेश एक मशीन के द्वारा आ रहे हैं और उसे डिकोड करने के लिए भी हमें एक मशीन ही चाहिए होगी। हम लाख कोशिश कर ले, कोई भी इंसान उस चीज को नहीं सुलझा पाएगा। मगर डेनिस्टन उसकी बातों को नहीं सुनता, क्योंकि उसे उड़ती उड़ती खबर मिली है कि एलन ठीक से काम नहीं कर रहा। वो अपनी ही दुनिया में मशगूल रहता है, मगर एलन नहीं रुकने वाला। उसे कैसे भी इस मशीन को बनाना है। वो जानता है कि इन सब का गुरु एक ही आदमी है, वो है विंस्टन चर्चिल। वो सीधा उसे लेटर लिखता है और सारी बातें समझाता है कि उसका विजन क्या है। वो लेटर भिजवा देता है स्टुअर्ट के हाथों। जैसे ही चर्चिल के पास ये लेटर पहुंचता है,
चर्चिल बहुत ज्यादा प्रभावित होता है एलेन से और वो पूरी फंडिंग भेज देता है मशीन के लिए। उसके साथ साथ विंस्टन चर्चिल चाहता है कि अब एलेन को हेड बना दिया जाए इस टीम का, ताकि वो सारे के सारे डिसीजंस ले सके। एलेन जैसे ही हेड बनता है वो लोगों को निकालना शुरू कर देता है। वो जानता है कि ये लोग किसी भी काम के नहीं है। उसे अपनी टीम में कुछ काबिल लोग चाहिए जो सच में काम कर सके। तब वो अखबार में एक इश्तेहार देता है। इश्तेहार में उसने एक बड़ा सा पजल रखा है और ये बात लिखी है कि जो भी इस पजल को 10 मिनट में सुलझा लेगा हम उसे नौकरी देंगे, लेकिन नौकरी से पहले यहाँ पर एक इंटरव्यू रखा जाएगा। बहुत सारे लोग इस पजल को सुलझा लेते हैं और पहुंच जाते हैं इंटरव्यू के लिए। तब इनके सामने एलेन एक और पजल को रखता है और इस बार समय है सिर्फ 6 मिनट का। उससे ज्यादा जिसने भी टाइम लिया उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा। अंत में सिर्फ 2 लोग बचते हैं जिन लोगों ने 6 मिनट से पहले इस पजल को सुलझाया है। अब उन दोनों के सामने एलेन आता है और कहता है कि अब तुम लोग सरकार के लिए काम करने वाले हो और सरकार की कुछ ऐसी नीति होती है जो इस ऑफिस से बाहर नहीं जानी चाहिए। तुम लोगों को हमेशा इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। जल्दी ही तुम्हें बताया जाएगा कि कब ज्वाइन करना है। ये दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। ज्वाइनिंग का दिन आ जाता है। उस दिन सिर्फ लड़का आता है यहाँ पर। वो लड़की गायब है। लड़की का नाम है जॉन क्लार्क। ये बात एलेन को बिल्कुल भी सही नहीं लगती। वो पहुंच जाता है क्लार्क के घर पे। वहाँ जाने के बाद उसे पता लगता है कि क्लार्क के माता पिता को जब ये बात पता लगा कि क्लार्क ऐसी जगह पे काम करने वाली है जहाँ पर सिर्फ मर्द हैं, तब उन लोगों ने मना कर दिया। ऐसी जगह पर वो अपनी बच्ची को नहीं भेजना चाहते। तब एलेन बात करता है क्लार्क के माता पिता से और क्लार्क को कहता है कि हमारे ऑफिस में बहुत सारी लड़कियां हैं, वो अगल बगल में ही रहती हैं। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे रहने का जुगाड़ उनके साथ करवा सकते हैं। इन बातों को सुनने के बाद क्लार्क खुश हो जाती है और एलेन को कहती है कि तुम इतनी मेहनत है कि एम्प्लॉय के लिए क्यों कर रहे हो। एलेन कहता है कि जिस पर कोई भी भरोसा नहीं करता उसे अपने आप पर भरोसा करना चाहिए, तभी वो कमाल कर पाएंगे। और वो कमाल करते भी हैं। अब यहाँ से हमें पता लगता है एलेन के बचपन के बारे में। उसके बचपन में उसका एक दोस्त था जिसका नाम था क्रिस्टोफर और ये शब्द क्रिस्टोफर ने एलेन से कहे थे। एलेन एक बहुत ही शर्मीला बच्चा था। पूरा स्कूल उसे तंग करता था, लेकिन क्रिस्टोफर उसे हर जगह से बचा करके रखता था। उसी ने एलेन को कोडिंग सिखाई। क्रिस्टोफर एलेन का पहला प्यार है। उससे प्यार करता था। अब ये सारे लोग काम करना शुरू कर देते हैं। मशीन की मदद से ये लोग कुछ कोड्स को निकालते भी हैं, मगर 18 घंटे के बाद वो कोड्स बेकार हो जाते हैं और ये लोग कुछ नहीं कर पाते। जर्मन्स ऐसे ही हर जगह पे हमला करते रहते हैं। इन्हें ऐसा लगने लगता है कि ये मशीन भी फेल हो चुकी है। ये जो चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा, लेकिन एलेन अभी भी लगा हुआ है मशीन को बनाने में। हर रोज इनिग्मा मशीन की सेटिंग्स बदलती हैं और एलेन जो मशीन बना रहा है सिर्फ उसी में वो ताकत है कि हर रोज उस बदले हुए कोड को वो समझ सकती है, लेकिन समय बहुत ही ज्यादा लग रहा है और एलेन परेशान होने लगता है। तब एक दिन उससे क्लार्क बात करती है और कहती है कि पता है तुम्हारी दिक्कत क्या है। तुम्हारे पास टीम तो है, लेकिन तुम अकेले काम करते हो और अकेले ही रहना चाहते हो। जिस दिन तुमने अपनी टीम को अपना लिया और टीम की तरह काम करने लगे, तुम्हारी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। एलेन इस बात को समझ जाता है। अगले ही दिन वो सबके लिए खाने पीने की चीजें लेकर के पहुंचता है। इस चीज को देखने के बाद सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि आज एलेन बदला हुआ सा लग रहा है। वो सबसे बात करता है उनके बारे में। ये बात सबको बहुत अच्छी लगती है। सब एलेन से दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन आज वो सच में दोस्त बन चुके हैं। अब इनका काम और भी तेजी से निकलता है क्योंकि सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। थोड़े समय के बाद अलेक्जेंडर एक नई सेटिंग लेकर के आता है और एलेन को कहता है कि हमें इस सेटिंग को करके देखना चाहिए। सब लोग मशीन के पास आते हैं और नई सेटिंग को कर देते हैं और मशीन भी चल पड़ती है, मगर इस बार भी ये फेल हो चुके हैं। दूसरी तरफ हर जगह तबाही मची हुई है। जर्मन्स रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ब्रिटेन के बाद वो पूरे यूरोप पे हमला करने लगते हैं। लोग डरे हुए हैं और खास करके सरकार वाले सब बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। सरकार को जब यह एहसास होता है कि उन लोगों ने एलेन के प्रोजेक्ट पे बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया, फिर भी कोई आउटपुट नहीं आया, लोग अभी भी मर रहे हैं, तब वो गुस्सा हो जाते हैं, खास करके डेनिस्टन। और वो डिसीजन लेता है कि वो लोग एलेन की फंडिंग को रोक रहे हैं। डेनिस्टन आता है एलेन के पास और कहता है कि तुम्हें इस प्रोजेक्ट से हम निकाल रहे हैं। अब इस प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास एक भी पैसा नहीं है, तुम यहाँ से निकल जाओ। जब ये लोग एलेन को भगाने वाले होते हैं तभी उसकी पूरी टीम आकर के खड़ी हो जाती है और कहती है कि हम मशीन को बनाने से बस कुछ ही कदम दूर है। एलेन इस मशीन को बना देगा। उसने लगभग मशीन बना दी है। उसे थोड़ा और समय चाहिए। आप हमें 6 महीने का वक्त दीजिए। 6 महीने में ये मशीन तैयार हो जाएगी और अगर आपने एलेन को निकाला तब आपको हम सारे लोगों को भी निकालना पड़ेगा। उसके जाने के बाद हम में से कोई भी यहाँ पर काम नहीं करना चाहता। इन बातों को सुनने के बाद डेनिस्टन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। फिर कहता है कि तुम लोगों के पास 6 महीने का नहीं बल्कि 1 महीने का वक्त है। अगर 1 महीने में इस मशीन ने काम नहीं किया तब तुम सारे लोगों को नौकरी छोड़ना पड़ेगा। इतना कहने के बाद वो चला जाता है। दूसरी तरफ क्लार्क के घर वाले उसे बुला रहे हैं। तब वो परेशान होकर के पहुंचती है एलेन के पास और कहती है कि मैं घर जा रही हूं। एलेन कहता है कि क्यों? तब वो कहती है कि मेरे घर वाले मेरी शादी करवा रहे हैं। एलेन नहीं चाहता कि क्लार्क यहाँ से जाए। उनके पास ऑलरेडी बहुत कम वक्त बचा है। अगर वो चली गई तब इनका काम और भी मुश्किल हो जाएगा। तब एलेन अपना दिमाग लगाता है और क्लार्क को कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ। इन बातों को सुनने के बाद क्लार्क खुश हो जाती है। जल्दी ही इनकी एंगेजमेंट भी होती है, लेकिन एंगेजमेंट के बाद अब एलेन और भी ज्यादा परेशान है। वो अपने एक साथी से बात करता है जिसका नाम है क्रॉस और कहता है कि मैंने क्लार्क की आंखों में देखा है। वो चाहती है कि मैं उससे प्यार करूं। अगर मैं उससे प्यार नहीं कर पाया तो? क्रॉस कहता
है कि तुम कभी भी उससे प्यार नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हें लड़के पसंद है। इस बात को सुनने के बाद अब यहाँ पर एलन चौंक जाता है और कहता है कि तुम्हें कैसे पता। क्रॉस कहता है कि मुझे पता है। एलन कहता है कि मैं क्लार्क को सच्चाई बता दूंगा। क्रॉस कहता है कि नहीं। इस बात को सुनने के बाद वो भड़क सकती है और तुम्हें पता है कि अगर तुम्हारी सच्चाई लोगों को पता लगी तो तुम्हें मारा भी जा सकता है, ये गुनाह है। एलन भी इस बात को समझ जाता है और वो क्लार्क को कुछ नहीं बताता। समय ऐसे ही बीतने लगता है। थोड़े समय के बाद क्लार्क अपनी एक दोस्त के साथ बैठी होती है। यहाँ पर एलन भी है। क्लार्क की दोस्त कहती है कि मुझे एक जर्मन लड़का पसंद आ गया है। मैं दिन भर संदेश देखती रहती हूँ उसके। वो कोडवर्ड में संदेश भेजता है अपनी गर्लफ्रेंड को। इसी बात से मुझे चिढ़ मचती है कि जो लड़का मुझे पसंद आया उसकी पहले से कोई गर्लफ्रेंड है। एलन कहता है कि तुम्हें ये बात कैसे पता। वो लड़की कहती है क्योंकि वो हर एक संदेश में उस लड़की का नाम लिखता है, वो भी 5 लेटर में। उस लड़की का नाम है सिली, CILLY। इन बातों को सुनने के बाद एलन चौंक जाता है और कहता है कि प्यार ने अच्छे अच्छे लोगों को बर्बाद किया है, इस बार नाजियों को भी कर दिया। वो भागते हुए आता है अपने मशीन के पास और सबको कहता है कि हम मशीन का काम आसान कर सकते हैं। अगर हम मशीन को कुछ पहले से लेटर्स दे दें तो वो आसानी से पॉसिबिलिटीज को निकाल सकती है। जब तक हम लेटर नहीं दे रहे, मशीन को पता ही नहीं है कि उसके पास कितनी पॉसिबिलिटीज है। अब हमें हर सुबह यही करना पड़ेगा। जैसे ही हमें संदेश मिले, हमें पता है कि उसमें से कुछ लेटर्स क्या है, हम उन लेटर्स को फीड करेंगे इस मशीन में। आज सुबह के संदेश को निकालो। ये लोग संदेश को निकालते हैं और उसके लेटर्स को फीड कर देते हैं मशीन में और अब देखते ही देखते उनके सामने डिकोड होकर के वो संदेश आ जाता है जो 100% करेक्ट है। इस चीज को देखने के बाद इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब ये लोग इंतजार करने लगते हैं अगली सुबह का, जब इनके पास नया संदेश आएगा, क्योंकि उस संदेश पे पहले ही जर्मन्स ने हमला कर दिया है। सुबह सुबह इनके पास संदेश आ जाता है। ये लोग डिकोड करना शुरू कर देते हैं। इन्हें वो जगह पता लग जाती है जहाँ पर हमला होने वाला है। अलेक्जेंडर तुरंत जाता है टेलीफोन के पास डेनिस्टन को बताने के लिए, मगर इस टेलीफोन को अब एलन तोड़ देता है। अलेक्जेंडर गुस्से में उसे पीटता है और कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। एलन कहता है कि अगर हमने हमले को रोका तब जर्मन्स को पता लग जाएगा कि उनके इनिग्मा मशीन के बारे में हमें पता है और हम उसे डिकोड भी कर सकते हैं। तब वो जल्दी ही सारी प्रोग्रामिंग को बदल देंगे और हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, हम उनके आगे की चीजों को नहीं जान पाएंगे। अलेक्जेंडर कहता है तब हम क्या करें, आज वहाँ पर मासूम लोग मरने वाले हैं। इनके ग्रुप में जो लड़का है वो कहता है कि वहाँ पर मेरा भाई भी है, लेकिन एलन कहता है कि हम इस हमले को अभी नहीं रोक सकते वरना सारी चीजें खराब हो जाएंगी। हमें इसके लिए अलग से योजना बनानी पड़ेगी कि हम कैसे हमले को रोकेंगे। देखते ही देखते वहाँ पर हमला हो जाता है और उस लड़के का भाई भी मारा जाता है वहाँ पे। अब एलन पहुँचता है स्टुअर्ट के पास और उसे कहता है कि हमारी मशीन ने काम करना शुरू कर दिया, हम सारे के सारे मैसेजेस को डिकोड कर सकते हैं, लेकिन अब आपको योजना बनानी पड़ेगी कि ये बात जर्मन्स को पता ना लगे। हम हमले को तो रोकेंगे लेकिन तरीके से। आपको ऐसी कहानी बनानी पड़ेगी कि जर्मन्स को लगे कि उसके अंदर कोई घुसपैठिया है जो इन सारी चीजों को लीक कर रहा है और तब आप हमले को रोक रहे हैं। उन्हें कभी भी इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए कि हमारे पास कोई मशीन है जो उनके कोड्स को डिकोड कर रही है। ये बात सिर्फ मेरे और आपके बीच रहनी चाहिए, डेनिस्टन को भी पता ना लगे। मैं नहीं चाहता कि इस मशीन के बारे में दुनिया जाने। स्टुअर्ट इन बातों को समझ जाता है और अपनी प्लानिंग में जुट जाता है और दूसरी तरफ ये लोग हर रोज डिकोड करते रहते हैं। तभी एक दिन एलन की नजर पड़ती है क्रॉस पे और उसकी चीजों पे, जिन सबको देखने के बाद वो समझ जाता है कि क्रॉस एक जर्मन जासूस है। अब एलन बहुत गुस्से में है। वो जल्दी से जाना चाहता है डेनिस्टन के पास ताकि क्रॉस की सच्चाई बता दे। तभी क्रॉस आ जाता है उसके पास और कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें मेरी सच्चाई पता लग गई, लेकिन अगर तुमने किसी को भी मेरी सच्चाई बताई तब मैं सबको बता दूंगा कि तुम्हें लड़के पसंद है, फिर यही तुम्हारे लोग तुम्हें जेल में डाल देंगे। इन बातों को सुनने के बाद अब कहीं ना कहीं एलन शांत हो जाता है और रात में पहुंचता है स्टुअर्ट के पास। उसे बताता है कि क्रॉस एक जासूस है। स्टुअर्ट कहता है कि मुझे पता है, वो जितने भी संदेश जर्मन्स को भेजता है वो सारे के सारे संदेश मेरे पास है और मैं ही इन चीजों को प्लान करता हूँ कि वो किन संदेशों को बाहर भेजेगा। वो हमारा ही काम आसान करता है, तुम इस बारे में किसी को मत बताना। इन बातों को सुनने के बाद अब एलन को समझ में आता है कि यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा चालाक हैं। उन्हें हर चीज पता है कि कौन क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है। तब वो जाकर के बात करता है क्लार्क से। उसे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। क्लार्क कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहती, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। इन बातों को सुनने के बाद अब एलन उसे सच्चाई बताता है कि उसे लड़के पसंद है। क्लार्क कहती है बात मैं जानती हूँ, लेकिन तुम मुझसे प्यार करते हो, इतना मेरे लिए काफी है। एलन कहता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मेरे पास बहुत कम समय था उस मशीन को बनाने के लिए, इसीलिए तुम्हें रोकने के लिए मैंने नाटक किया। इस बात को सुनने के बाद क्लार्क भड़क जाती है और एक थप्पड़ मारती है एलन को। उसे कहती है कि तुम एक स्वार्थी हो, तुम अपनी ही दुनिया में रहते हो, सारे लोग यही बात कहते हैं और सब सच कहते हैं। अब फिर से सब लोग एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं। समय ऐसे ही बीतने लगता है। अगले 2 साल तक ये लोग ऐसे ही मैसेजेस को डिकोड करते रहते हैं, मगर ये सारी लड़ाइयों को नहीं रोकते। इन्हें पता होता है कि कहाँ पर लोगों को बचाना है और कहाँ पर जर्मन्स को जीतने देना है, ताकि उन्हें लगे कि उनके संदेश को कोई डिकोड नहीं कर रहा। देखते ही देखते अब पहला विश्व युद्ध खत्म हो जाता है। तब स्टुअर्ट आता है इनके सामने और एलन को कहता है कि तुम्हें अपनी सारी रिसर्च को जलानी पड़ेगी और इस मशीन को भी। भविष्य में किसी को भी पता नहीं लगे कि तुमने ऐसी कोई मशीन बनाई थी या फिर तुमने हमारे लिए क्या किया था। अब तुम सारे लोग यहाँ से जा सकते हो। सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं और कहानी आ जाती है वर्तमान समय में। अब
एलन बैठा है डिटेक्टिव के सामने। डिटेक्टिव कहता है कि हमें पता है कि रात में तुम्हारे घर पे एक आदमी आया था और तुम दोनों इंटीमेट हुए थे, और दो मर्द अगर एक दूसरे के करीब आते हैं तो ये क्राइम है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, तुम्हें 2 साल के लिए जेल में डाला जा सकता है, या तो फिर तुम्हें थेरेपी दी जाएगी कि ऐसे ख्याल तुम्हारे दिमाग में ना आए। एलन थेरेपी को चुनता है। जैसे ही थेरेपी की शुरुआत होती है वो दिमाग से कमजोर होने लगता है। अब उसकी हालत खराब हो रही है। इसी हालत में एक दिन उससे क्लार्क मिलने आती है। उसे देखने के बाद कहती है कि तुम मेरे साथ चल, तुम्हें अकेले नहीं रहना चाहिए, तुम ऐसे पागल हो जाओगे। एलन कहता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, यह मशीन मेरे पास है। मैंने इस मशीन का नाम क्रिस्टोफर रखा है क्योंकि क्रिस्टोफर मेरा पहला प्यार था। स्कूल में हम दोनों एक साथ थे, मगर थोड़े समय के बाद उसकी मौत हो गई। मैंने इसीलिए इस मशीन को क्रिस्टोफर का नाम दिया ताकि ये पूरी जिंदगी मेरे साथ रहे। इतना कहने के बाद अब यहाँ पर एलन रोने लगता है। तब उसे क्लार्क कहती है कि आज जब मैं ट्रेन से आ रही थी मैंने एक बहुत ही खूबसूरत शहर देखा। तब मुझे एहसास हुआ कि इस शहर पे जर्मन हमला करने वाले थे, मगर तुम्हारे मैसेज के डिकोड करने की वजह से शहर बच गया। तुमने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, तुम्हें अपने ऊपर फक्र होना चाहिए। वो उन्हीं शब्दों को दोहराती है जो शब्द एलन ने उससे कहे थे कि जब दुनिया आप पे भरोसा नहीं करती वही समय होता है अपने आप पर भरोसा करने का। इन बातों को सुनने के बाद एलन क्लार्क को देखता रह जाता है। अब समय ऐसे ही बीतता है। एलन की उलझने बढ़ती जा रही हैं। 1954 में एलन अपनी जान ले लेता है, लेकिन इसके बाद भी सरकार नहीं रुकती। जितने भी होमोसेक्सुअल लोग होते हैं वो उनको ऐसे ही सजा देते रहते हैं। एलन पर भी यह आरोप लगा रहा, लेकिन 2013 में उसके ऊपर से आरोपों को हटा दिया गया और अवार्ड से सम्मानित भी किया गया।